Yes, good morning students. Once again we will discuss about microorganism. आज फिर से माइक्रोऑर्गेनिज्म लास्ट क्लास में आपने देखा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म है क्या, व्हाट इज द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोस्कोप। हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में देखा कि microscope is a device which is used to magnify the image of an object. It helps to see very tiny particles which we cannot see with our naked eyes. Microscope is a device which provide large image of very small particles, microparticles. Micro Micro is a unit. Micron. 1 micron इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो 10⁻⁻⁶ मीटर करने का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 माइक्रोन। कितना हो गए? 10 lakhs माइक्रोन, यानी 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। अगर 1 माइक्रोन को मीटर में कन्वर्ट करना हो नहीं तो क्या करोगे? 1/1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स यू कैन राइट 0.0000001 मीटर। 0.001। तो यह बहुत ही स्मॉल साइज है, एक वेरी स्मॉल यूनिट है। यानी अगर इस यूनिट का 1 माइक्रोन का कोई साइज का ऑब्जेक्ट है तो निश्चित तौर पे हम इसे देख नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर ही बहुत छोटा होता है। 1 मिलीमीटर की बात की जाए तो बहुत स्मॉल हो जाता है, उससे और ज्यादा छोटा हो तो निश्चित है कि वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल, यानी which we can not see with naked eyes, जिसे हम सिंपल खुली आंखों से बिना किसी हेल्प के नहीं देख सकते। तो लास्ट क्लास में हमने जो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, वो माइक्रोस्कोप क्या करता है? इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी इनलार्ज करके दिखाने का काम है। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स, दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्या स्पेशलिटी होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म? माइक्रोऑर्गेनिज्म की खासियत क्या है? व्हाट इज द स्पेशल फीचर अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म? नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, एनिमल से वो किस तरह से डिफरेंट है? माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन आपको बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, उनके कुछ स्पेसिफिक, कुछ अलग स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसके आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो आज उन सारे चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। Features, that means characteristics. What are the features of microorganism? What are the characteristics? तो सबसे जो बड़ी खासियत है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म can thrive
almost habitat, almost habitat। ध्यान देंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट हैबिटेट यानी जितने भी प्रकार के हैबिटेट हो सकते हैं उन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो सकता है। कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले सकता है, उत्पन्न हो सकता है, सरवाइव कर सकता है किसी भी कंडीशन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेशलिटी है कि इट कैन सर्वाइव, it can survive in adverse condition also। यह एडवर्स विकट से विकट परिस्थितियों में, मुश्किल कंडीशन में भी यह सरवाइव कर सकता है। तो एडवर्स कंडीशन दैट मीन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, इवन इन द पोलर रीजन। दैट मीन्स जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जहां पर बहुत ज्यादा कम हो, माइनस में हो, हर कंडीशन में, एक्सट्रीम में, हर कंडीशन में यह सरवाइव कर सकता है। इट कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, इन द एयर, इन द वाटर, इन द सॉइल, इन द फूड पार्टिकल्स, इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी हो सकता है, एयर में हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, जमीन पर हो सकता है, बर्फ में हो सकता है, जहां पर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो वहां भी हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकता है, और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी सर्वाइव करता है। तो these features, these characteristics are a speciality about microorganisms। यह हर एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। Microorganisms are classified on the basis of their specific फीचर्स और कैरेक्टर्स। इसके स्पेसिफिक फीचर्स के कारण ही क्लासिफाइड किया गया। क्या क्या है? फंगी, नहीं क्या है? फंगी। सेकेंड इज बैक्टीरियल, थर्ड वन इज एल्गी, फोर्थ प्रोटोजोआ, एंड फिफ्थ इज वायरस। अब देखिए ध्यान से, माइक्रोऑर्गेनिज्म में ये सभी को हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन वायरस को अभी तक, वायरस एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसको अभी तक डाउट है, अभी तक ये कंफ्यूजनस है कि रियल में यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी या नहीं। इट इज नॉट क्लेरिफाइड, अभी तक इसका कोई क्लियरेंस नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग। अगर हम बात करें कि वायरस आर इन विच कैटेगरी, लिविंग और नॉन लिविंग, then there is no correct explanation, there is no fixed explanation about it। कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज वायरस की सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है कि जब तक यह एटमॉस्फेयर में, जब तक किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंजेक्ट नहीं होता, तब तक यह बिहेव करता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। इट बिहेव्स लाइक नॉन लिविंग थिंग्स out of the body, out of the body of other living organisms। किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर अगर ये है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो,
तो ये नॉन लिविंग है। अगर एटमॉस्फेयर में है, एयर में है, सॉइल में है, तो यह नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग करने का मतलब इसका कोई लाइफ प्रोसेस नहीं, इसमें किसी तरह के लाइफ प्रोसेस नहीं होते, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये स्टार्ट ही तब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंजेक्ट हो, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये प्रवेश करता है तब इसका लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब इसमें मेटाबॉलिज्म होते हैं, तब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे फंक्शन वायरस का किसी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद शुरू होता है। तो चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में उससे पहले चलते हैं बेसिक्स इंफॉर्मेशन देते हैं सभी के बारे में। फंगी, इसका सिंगुलर होता है फंगस। इट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स, ध्यान देंगे यहाँ पर टर्म नॉन ग्रीन प्लांट, प्लांट भी है और एक तरफ इसके साथ नॉन ग्रीन टर्म जोड़ा जा रहा है। नॉन ग्रीन दैट मींस लैक ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। It does not contain green pigment chlorophyll, इसमें green pigment chlorophyll नहीं होता। That is why it cannot synthesize food. It cannot synthesize their food, but it has the similar properties to the plant. फिर भी plant के similar properties जैसा कि in having cell wall, in having cell wall, तो फंगी का प्लांट से सिमिलरिटी क्या है? फंगी को प्लांट ग्रुप में क्यों रखा गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के प्रेजेंट के कारण फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जैसा कि प्लांट सेल में होता है, और इसीलिए फंगी को प्लांट ग्रुप में रखा गया। तो ध्यान देंगे यह नॉन ग्रीन प्लांट्स है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, या अपना भोजन नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसमें सेल वॉल होने के कारण इसको ग्रुप ऑफ प्लांट में रखा गया। और चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करता है, दैट मींस ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। हेटेरोट्रोपिक में भी कौन सा? तो saprophytic, कौन सा? saprophytic, because it grows, it develops, it can be thrive, it can thrive on the dead and decaying matter, it can survive on the dead and decaying organic matter, या सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर भी सरवाइव करता है, उसी से एनर्जी प्राप्त करता है। So fungi is in group of saprophytic nutrition, इसको saprophytes group में रखा गया। It may be unicellular or multicellular, या unicellular भी हो सकता है और multicellular भी। तो फंगी क्या है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में आपका आ गया ईस्ट, यूनिसेलुलर में आपका है ईस्ट। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में है मोल्ड्स। यूनिसेलुलर ईस्ट, मल्टीसेलुलर मोल्ड्स। तो फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकता है मेड अप ऑफ सिंगल सेल और मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, वन सेल से या एक सेल भी बना हो सकता है, एक सेल का भी बना हो सकता है। ऑलमोस्ट फंगी, ऑलमोस्ट फंगी are made up of cylinder,
thread-like filament called hyphae. याद रखेंगे HYPHAE. Most of fungi, most of fungi are made up of cylinder thread-like filament. Cylinder thread-like filament that is called hyphae. तो hyphae का बना होता है almost fungi. It can be seen with the help of microscope. We cannot see it with our naked eyes. हम इसको खुली आंखों से बिना किसी सहायता से नहीं देख सकते. Because it is very small in size. High feet. नहीं कैसा होता है? High feet. यानी आप माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. तो ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका. इस तरह से मॉल दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. इससे माइक्रोस्कोप से अगर ऐसे सिंपली आप देखना चाहो तब आपको दिखाई नहीं देता. तो यह यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी. यह सिलेंडर थ्रेड लाइक फिलामेंट का बना होता है और उस सिलेंडर थ्रेड लाइक फिलामेंट को हाइफी कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइफी. नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ध्यान देंगे सबसे ओल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? ओल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ऑर्गेनिज्म ध्यान देंगे वायरस से इसका कंपेयर नहीं करेंगे. बैक्टीरिया का कंपेयर वायरस से हमें नहीं करना है. बैक्टीरिया इज डिफरेंट एंड वायरस इज डिफरेंट. तो बैक्टीरिया जो है it was considered, yeah, it is considered that the oldest organism which originate on the earth, that is bacteria. कि अर्थ पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई, किसी जीव का जन्म सबसे पहले हुआ तो वो है बैक्टीरिया. क्या है? बैक्टीरिया. It is made up of single cell. It is unicellular. Bacteria are unicellular. There is no fixed cell. इसे कहा जाता है oldest and smallest. ध्यान देंगे oldest and smallest यानी ऑर्गेनिज्म में सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले अगर कोई आया अर्थ पे तो माना जाता है बैक्टीरिया. सबसे स्मॉलर कोई स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को वो है बैक्टीरिया. इट इज यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर. बैक्टीरिया आर इन डिफरेंट शेप्स. यानी सारे बैक्टीरिया एक फिक्स शेप में नहीं होते. They are found in different shapes. They are found in different shapes. नहीं कैसा डिफरेंट शेप होता है? तो स्फेरिकल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या रेक्टेंगुलर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है. कैसा भी हो सकता है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल क्या है? बैसिली, जिसे बैसिलस कहते हैं. एस्पीरिला, तो
तो ये सभी एग्जाम्पल किसके, बैक्टीरिया। तो कि बैसिलस एस्पेरिलस, यानी इसके जो शेप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सभी बैक्टीरिया का शेप एक जैसा नहीं होता। इसकी भी खासियत है, इट कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एल्गी। एल्गी को भी प्लांट ग्रुप में रखा गया है, बट इट इज द ग्रीन प्लांट। ग्रीन हो जाएगा डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट। ब्लू एल्गी भी होता है, ग्रीन एल्गी भी होता है, रेड एल्गी भी होता है, ब्राउन एल्गी भी होता है। ड्यू टू डिफरेंट color pigment, the algae are named as different color of algae। चूंकि अलग अलग एल्गी में अलग अलग कलर का पिगमेंट होता है। सम कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, some contains red pigment, some blue, some brown, and that is why algae are named as green algae, blue algae, red algae, brown algae, and so on. It contains chlorophyll, so green algae that contains chlorophyll and it synthesizes its food। और ये अपना फूड प्रिपेयर खुद करता है। एल्गी के बाद आता है प्रोटोजोआ। एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटोजोआ का नाम आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नहीं, जो फीमेल एनाफिलीज में होते हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में होता है, यानी जो मलेरिया मच्छर होता है वो हमें जब काटता है तो वो प्रोटोजोआ इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी में। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। फीमेल एनाफिलीज व्हेन bite injects the plasmodium protozoa which multiplies in our body and affect us badly। यह पूरी तरह से हमें प्रभावित करता है। तो प्रोटोजोआ भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही ग्रोथ करता है। इसी में आपको आ जाते हैं राइजोपस, प्रोटोजोआ। और अगर वायरस की बात करें आज सबको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस के बारे में फिर से एक बार और डिटेल से चर्चा करेंगे। और अब इसके बाद आपका जो क्लास होगा वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा फास्ट होगा। अभी तक चूंकि बहुत से आप में से बच्चे जुड़ ही गए थे, अब लगभग आप ज्वाइन कर चुके हो तो सिलेबस आपका फास्ट होगा। आप बुक स्टडी करें, लेसन को रीड करें। जो आपका बुक है, जो लेसन है, उसको लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाएं, फिर आप लाइव क्लास अटेंड करें। आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लगेगा और समझ में भी बहुत ज्यादा आएगा, आपके लिए टॉपिक इजी हो जाएगा। तो वायरस आर द ऑर्गेनिजम्स which are considered besides living and non-living। इसको लिविंग नॉन लिविंग के हटकर रखा गया है, माना जाता है। ना तो इसको हम क्लियरली पूरी तरह से टोटली लिविंग कर सकते हैं, ना नॉन लिविंग कर सकते हैं। अगर लिविंग कहा जाए तो रॉन्ग है, क्योंकि जब वो एयर में होता है तो उसमें कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होता। एक स्पेशलिटी है माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो आपको नहीं बताया। माइक्रोऑर्गेनिज्म में खासियत क्या होता है, ये क्यों एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करता है? जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके मन में भी आया होगा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। इसमें जो स्पेशलिटी है वो यह है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म डेवलप्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर्म a protective cover around it
हार्ड लेयर, हार्ड प्रोटेक्टिव कवर अराउंड इट, दैट इज नोन एज सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को सिस्ट कहते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म from the effect of temperature, from the effect of pressure and so on. नेचर में होने वाले जो चेंजेस हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन प्रेशर, इन सभी चीजों से इसे प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज इनसाइड द सिस्ट देयर इज नो चेंज इन द क्लाइमेट। सिस्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कांस्टेंट क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाता है, कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड व्हेन favorable conditions return, then microorganism comes out from the cyst। तब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है अपने अपने सिस्ट से बाहर आ जाता है। फिर से एक बार ध्यान दें, क्यों यह एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करता है, मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे सर्वाइव करता है। तो जैसे ही कंडीशन इसका अनफेवरेबल हो, ऑर्गेनिज्म के फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं हो, तो यह अपने आप को सिस्ट में बंद कर लेता है, अपने बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, उसके अंदर एक कांस्टेंट कंडीशन होता है। और जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, तो यह अपने अपने सिस्ट से बाहर आ जाता है और फिर से इसका जो लाइफ प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, यह शुरू हो जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप लेसन पढ़ के आना, बुक में जहाँ भी है, बैक्टीरिया के बारे में, एल्गी के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, वायरस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल्स डिस्कस करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल।